दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हिंदी के लगभग सभी चैप्टर को दोस्तों लेकर हाजिर हूं। चाहे आप रस, छंद, संधि, समास, अलंकार कुछ भी पढ़ना चाहें, ये सारे सवाल दोस्तों आपको मिलेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय से लेकर देशज विदेशज से लेकर के तत्सम तद्भव के सवाल भी दोस्तों आपको हमारी क्लास में मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों साहित्य स्पेशल क्लास भी ये है एक तरह से। इसमें बहुत सारे साहित्य के अच्छे अच्छे सवालों को मैंने जोड़ रखा है जिसके माध्यम से बीपीएससी की बेहतर तैयारी आपकी हो पाए। ठीक है, ये क्लास दोस्तों इन चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का पेपर देना हो या फिर टीजीटी या पीजीटी का पेपर देना हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। और एक चीज और याद रखेंगे, आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं। जो बच्चा आज पहले दिन पढ़ रहा है वो जरा ध्यान देगा। अब तक मैंने आपको कुल 45 लेक्चर पढ़ा दिया। कितना लेक्चर दोस्तों? 45 लेक्चर दोस्तों हमारा कवर हो गया है। और आज की क्लास जो बच्चा देख रहा है ना, वो पूरे 1350 सवाल दोस्तों उसके तैयार हो जाएंगे। 1350 सवाल, ये आपकी एक परीक्षा के लिए सोचो कितना बढ़िया ये सीरीज चल रहा है। तो शुरू से जाके आप वीडियो देखिएगा। बहुत सारे बच्चों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ दोस्तों मैंने बैच में अवेलेबल करा दिया है। जो बच्चा ये बीपीएससी ट्री वाला बैच ज्वाइन करेगा उसको पूरी की पूरी क्लास भी मिलेगी। ये जो हमारी ये क्लास चली इसका पीडीएफ भी दोस्तों मिलेगा। और बहुत कुछ दोस्तों अवेलेबल है जो हमारे बैच में ही अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर पूरा एक एक चैप्टर डिस्क्राइब करके पढ़ाया गया है, उसके सवाल जवाब कराए गए हैं। तो आप आइए एक बार जुड़िए स्टडी 91 के साथ, आपको खुद ही क्वालिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे सवालों पर आते हैं। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई। ठीक है, ये जान लेना और मान लेना कि हिंदी आसान है, हम अच्छा कर लेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। अच्छा कर लेंगे तो एक कॉपी कलम लेके बैठिए और मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए। ठीक है, सवाल क्या दे रहा दोस्तों? करा पद्मावत। पद्मावत संजीवनी व्याख्या ये किसकी रचना है? ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। पद्मावत संजीवनी व्याख्या ये किसकी रचना है? ठीक है, ज्यादातर बच्चा ही जानता है भैया पद्मावत जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। बिल्कुल सही, तो उनकी रचना का नाम तो पद्मावत है ना। मैं आपसे पद्मावत थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पद्मावत संजीवनी व्याख्या। क्या आपको इसके नाम में और कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? तो जब संजीवनी व्याख्या पूछेगा तब जवाब अलग हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे यहां पर आपका जवाब है वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हां दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे दोस्तों इनकी कई सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति यह भी दोस्तों इन्हीं की एक रचना का नाम है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखेगा भारत की एकता। ठीक है, भारत की एकता। ठीक है, यह भी इन्हीं की रचना का नाम है। तीसरा याद रखेगा वाग्धारा। ठीक है, वाग्धारा क्या रचना का नाम है दोस्तों? वाग्धारा। वाग्धारा में या तो क के नीचे हलंत दे सकता है या तो क की जगह पे ग दे देता है। आप जानते होंगे, संधि विच्छेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। और एक और लिख लीजिएगा वेद विद्या। ठीक है, वेद विद्या। ये 3-4 रचनाएं दोस्तों जो किससे संबंधित है? ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी से संबंधित है, जो कि इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो थोड़ा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और इस सवाल का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल है, कई बार बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है, सर पता नहीं कहां से सवाल दे दिए। अरे बाप रे बाप, सर इतना मेहनत करने में लगे हैं और आप जो है अलग दिशा में चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट राइटर है भाई, अगर इंपॉर्टेंट राइटर नहीं होते तो मैं इतना ज्यादा परेशान क्यों होता। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जानते हैं ना। ठीक है, ऐसे महान लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि आप पढ़िए, जो दे रहा हूं एकदम परफेक्ट है। एक और सवाल सुनिए, ये कुछ काव्य की पंक्ति से दोस्तों ये सवाल बनाया गया है। मान लीजिए परीक्षा में आए कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति है दोस्तों किसकी पंक्ति है? कह रहा है महाकवि माघ जी की पंक्ति है। बिल्कुल भी नहीं। महाकवि भट्टी की है, उनकी भी लाइन नहीं है। केशव दास जी की भी लाइन नहीं है। मैथिली शर गुप्ता की भी नहीं है। यह रचना दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की। जी हाँ, और ये जो पंक्ति है दोस्तों ये रश्मि रथी की लाइन है। जी हाँ, ये किससे लिया गया दोस्तों? यह रश्मि रथी की पंक्ति है, ये आप याद रखेंगे। बाकी आप इनका नाम ले रहे हैं तो आप हुंकार, उर्वशी, ठीक है, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इन रचनाओं का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, 4 अध्याय, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। ये सब दोस्तों इनकी रामधारी सिंह दिनकर जी की दोस्तों प्रसिद्ध कृति है। एक और लिखिएगा दोस्तों, लोकदेव नेहरू। हाँ, बड़ा गजब का सवाल भैया।
क्या नाम दोस्तों, परीक्षा में पूछे लोकदेव नेहरू। हाँ, तो याद रखेगा ये किसकी रचना है दोस्तों, यह भी इन्हीं की रचना है, रामधारी जी की रचना है। ठीक है, यह भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है, लोकदेव नेहरू। बड़ा सा लग रहा है नाम ना, लेकिन अब क्या करेंगे, मैंने भी आज पढ़ा तो मैं एकदम स्पेशली इसको याद कर लिया। करीब बाप रे, परीक्षा में पूछ सकता है, बड़ा ऐसा खतरनाक सवाल तो आने का संभावना तो ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए और आगे आते हैं, एक सवाल और देखिए दोस्तों, करा विशाल भारत, ध्यान से पढ़ेगा, विशाल भारत, और ये एक पत्रिका का नाम है। ठीक है, विशाल भारत नाम की एक पत्रिका थी। आपको बताना कि इस पत्रिका का संपादन किसने किया था। ठीक है, पत्रिका का संपादन करा बालकृष्ण शर्मा नवीन, बनारसी दास चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी तो कंफर्म है, उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो पत्रिका निकाला था उसका नाम था सरस्वती। ठीक है, आप इसे जानते भी हैं और अच्छे से पता भी आपको। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये जो बालकृष्ण शर्मा नवीन देख रहे हैं, इनकी पत्रिका आती थी दोस्तों प्रभा नाम की। और एक चीज और बता दूं, प्रभा नाम की 2 पत्रिकाएं आती थी। एक पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन निकालते थे और एक पत्रिका जो है कालू नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा दोस्तों निकाला जाता था। कालू उनका नाम था, कालू राम। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि इस नाम की 2 पत्रिकाएं थी। एक पत्रिका दोस्तों कौन निकालता था, कालू राम जी निकालते थे। ठीक है, और एक पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन जी निकालते थे। तो परीक्षा में ना आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी प्रभा वाली पत्रिका से सवाल बन रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या इसका जवाब देना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आज का जो सही उत्तर है ये बनारसी दास चतुर्वेदी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशाल भारत नाम से इन्होंने पत्रिका निकाला था। और बालकृष्ण भट्ट का नाम तो आपको पता ही होगा, पिछली क्लास में मैंने इनके बारे में बताया भी था कि इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम की दोस्तों पत्रिका निकाल रखी थी। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों विशाल भारत निकाला। ठीक है, विशाल भारत जो आज का सवाल है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों महात्मा गांधी जी ने हिंदी नवजीवन नाम की एक पत्रिका निकाली थी। क्या? हिंदी नवजीवन। ठीक है, हिंदी नवजीवन दोस्तों ये किसकी पत्रिका है? ये गांधी जी की पत्रिका है। ठीक है, तो ये सब सवाल आप याद रखेगा। तो जो आपका सही उत्तर है फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हिंदी को थोड़ा और विस्तार से आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप जानते हैं देखिए टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही सवाल बनते हैं, डीपली सवाल पूछे जाते हैं। ये कठिन नहीं है। जब आप पढ़, देखिए ज्यादा पत्रिका है भी नहीं, 20-25 पत्रिकाएं हैं, आप पढ़ लिए तो काम समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको आज ही की क्लास में देखिए मैंने आपको 5 अलग अलग पत्रिकाओं के बारे में बताया, 6 लोगों के बारे में बताया। भाई प्रभा बताया तो साथ में बताया ना कि यहां पर बालकृष्ण शर्मा नवीन भी, अच्छा 2 लोग हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन अलग व्यक्ति हैं, बालकृष्ण भट्ट अलग व्यक्ति हैं। देखिए ये बालकृष्ण भट्ट हैं, इनके नाम भी बालकृष्ण और यहां भी बालकृष्ण। तो बच्चा ऐसे ही सवालों में दोस्तों कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो जब पढ़ाने वाला अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। कर मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, मध्य एशिया का जो इतिहास है दोस्तों ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल भी नहीं, हिम किरीटनी, हिम तिरिंगनी, युगचारण, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन की दोस्तों रचना है ये। ठीक है, याद रखेंगे, बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, सांस्कृत्यायन मत बोलिएगा, सांकृत्यायन। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास सबसे पॉपुलर इनकी रचना है। और कुछ लिखेगा, इनको घुमक्कड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इनकी एक रचना दोस्तों है घुमक्कड़ शास्त्र। क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र, बहुत पॉपुलर रचना दोस्तों, इसको याद रखेगा। और ये विदेश में भी गए हुए थे। इनकी एक रचना है वोल्गा से गंगा तक। ठीक है, बहुत फेमस है दोस्तों, वोल्गा से गंगा तक। ठीक है, वोल्गा से गंगा तक, इसकी वजह से भी दोस्तों इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और इनकी 1-2 रचनाएं और लिखेगा, किन्नर देश में। ठीक है, किन्नर देश में। अच्छा एक चीज और बताऊं दोस्तों, शुरू में ना इनका नाम राहुल सांकृत्यायन था ही नहीं। शुरू में दोस्तों इन्हें केदार पांडे के नाम से बुलाया जाता है। इनका जो मूल नाम था, परीक्षा में पूछ सकता है, मूल नाम दोस्तों इनका था केदार पांडे। क्या नाम था? केदार पांडे। फिर दोस्तों ये चले जाते हैं श्रीलंका। जब वहां से लौट के आते हैं तब इनको बड़ा ज्ञान मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों इन्हें राहुल सांकृत्यायन का नाम दिया गया। ठीक है, शुरू में इनको क्या बुलाया जाता था? केदार पांडे के नाम से बुलाया जाता था। छोटी छोटी बातें हैं, आप जो है क्लास के दौरान अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। करा कौन देश को वासी? कौन? अच्छा आपको लगेगा सर यहां देश गड़बड़, नहीं, मुझे भी लगा कि संभवतः देश गड़बड़ है, लेकिन दोस्तों जब इंग्लिश में देखा ना इस रचना का नाम तो वहां देश में लिखा था, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक है, कौन देश को वासी? वेडू की डायरी। ये दोस्तों एक कृति है
और आपको लग रहा होगा ऐसा ऊटपटांग सा सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं दोस्तों, उसका कारण है इनको अभी 2024 का व्यास सम्मान मिला। क्या मिला दोस्तों? इनको 2024 का व्यास सम्मान दिया गया। और व्यास सम्मान कौन देता दोस्तों? यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ क्या यह सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ सर, यह सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम तो झूठ मूठ के जो है आपके ऊपर शक कर रहे थे। तो याद रखेगा सूर्यबाला, इनका नाम है सूर्यबाला, जिनकी रचना का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, कौन देश को वासी। ठीक है, और इन्हीं की एक रचना और है अग्निपंछी। क्या नाम दोस्तों? इनकी एक और रचना याद रखेगा अग्निपंछी। ठीक है, अग्निपंछी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अग्नि पहले याद रखेगा, पंछी नहीं, पंछी नहीं, पंखी। यहां भी देखिए आपको लगेगा कि पंछी होना चाहिए लेकिन पंखी। ठीक है, अग्निपंखी ये है दोस्तों। बाकी पुष्पा भारती जी इसके पहले दोस्तों इन्हें मिला हुआ था, और इनकी जो रचना है वह दोस्तों यादें और यादें। ठीक है, ये इनकी रचना का नाम है यादें और यादें। ये इनकी रचना का ही नाम है दोस्तों। अब क्या ही आपको इससे ज्यादा बताऊं। ठीक है, इसी तरह जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, यह दोस्तों पहली बार जो 1991 में व्यास सम्मान जो मिला था पहली बार, ठीक है, वो दोस्तों किसे मिला था? वो रामविलास शर्मा जी को मिला था। इनकी रचना थी भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। ठीक है, नोट कीजिएगा, इनको 1991 में पहला मिला हुआ था। और इनकी रचना क्या थी दोस्तों? भारत की प्राचीन भाषा परिवार हिंदी। ठीक है, भाषा परिवार हिंदी, यह दोस्तों इनकी रचना का नाम था। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी शिव प्रसाद सिंह जी को भी मिला हुआ है पुरस्कार, वो बाद में मिला हुआ था। इनकी एक रचना है शिव के ऊपर दोस्तों चांद है, तो नीला चांद आप याद रखेंगे। ठीक है, नीला चांद, शिव के सर पे चांद है ना, तभी तो उन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप याद। फिलहाल जो हमारा सही उत्तर सूर्यबाला है उस पर आप फोकस कीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह कौरवी बोली का दोस्तों अन्य नाम क्या है? कौरवी। देखिए जब आप हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में दोस्तों आप पश्चिमी हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किससे उत्पन्न हुआ दोस्तों? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों ये जन्म हुआ है। और यहां पर दोस्तों कुल 5 चीजें हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3, 5। ठीक है, याद रखेगा। पहला होता है दोस्तों ब्रज। क्या होता है? ब्रज। दूसरा याद रखेगा दोस्तों बुंदेली, ब से ब्रज, ब से बुंदेली। ठीक है, तीसरा याद रखेगा दोस्तों खड़ी बोली। क्या याद रखेंगे? खड़ी बोली। चौथा याद रखेगा दोस्तों कौरवी। क्या याद रखेंगे? कौरवी नहीं, कन्नौजी। क्या याद रखेंगे? कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी। और उसके बाद दोस्तों आप याद रखें, चाहे कौरवी याद कर लीजिए, चाहे आप जो है हरियाणवी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर, कन्नौजी का, यहां कौरवी को ही क्या कहा जाता है? हरियाणवी कहा जाता है, हरियाणवी। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो कौरवी है वो कौरवी जो लिखा है दोस्तों, एक मिनट नहीं, ठीक है, कौरवी जो दोस्तों, कौरवी मत करिए यहां पे भाई, यहां आप हरियाणवी ही करिए। ठीक है, क्योंकि कौरवी जो नाम है वो खड़ी बोली का नाम है। किसका नाम है? खड़ी बोली को क्या बुलाते हैं? हम कौरवी बुलाते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौरवी पूछा तो ये जवाब हो जाएगा। जयपुरी को दोस्तों ढूंढाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी कहा जाता है, ढूंढाड़ी। ये जयपुरी को कहा जाता है, लेकिन जयपुरी दोस्तों अलग हो जाएगा, वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो जब दोस्तों हिंदी भाषा परिवार पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन पता होना चाहिए। क्या पता आपके एग्जाम में भी दोस्तों यहां से सवाल जो पुट कर दे। देखिए मैं चाहता हूं कि हिंदी के एक एक चैप्टर पर आपकी इतनी बढ़िया पकड़ बन जाए ना कि आप कभी हिंदी को लेकर, यार मेरे पास अगर आप आ गए हैं ना, टेंशन छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और हिंदी नहीं, आप कभी जीएस भी पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी किसे कहते हैं। ठीक है, सवाल देखिए, कह रहा है चौकन्ना में दोस्तों कौन सा समास है? चौकन्ना में आपको समास बताना है। चौकन्ना मतलब होता है दोस्तों चार कानों से सुनना, चार कानों से सुनना। ठीक है, ये होता है। अब चार देख करके बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर एक काम करते हैं, द्विगु समास कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? चौकन्ना में हो जाता बहुव्रीहि समास। ऐसा क्यों? देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप चौकन्ना हो जाइए,
मतलब चौकन्ना होने का मतलब क्या है कि आप जो है सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि आपको सावधान होने को कहा जा रहा है, आपको होशियार होने को कहा, यही तो इसका मतलब हुआ चौकन्ना होना। तो यहां पर दोस्तों होशियार जब किसी तीसरे पद का बोध हो, छिपा हुआ अर्थ हो, तो भी दोस्तों बहुब्रीहि समास होता है। यहां पर द्विगु होते हुए भी बहुब्रीहि समास आप उत्तर कीजिएगा, वरना फिर अगर देखिए बहुब्रीहि न दिया होता तब दोस्तों आप द्विगु समास कर लेते, कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन अभी के लिए दोस्तों यहां पर आप बहुब्रीहि ही करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कर देव्योदार्य, देव्योदार का दोस्तों संधि बताना आपको, मैं संधि संधि विच्छेद दोनों बता देता हूं। शब्द लिखा दोस्तों देव्योदार्य, ठीक है, देव्योदार्य। जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो यहां दो शब्द मिलेगा, एक मिलेगा देवी शब्द और दूसरा मिलेगा दोस्तों औदार्य शब्द, ठीक है, औदार्य। और यहां पे जब संधि आप देखेंगे ना तो यहां पर दोस्तों यण स्वर संधि हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि कभी भी य या व के साथ अगर कोई अर्ध वर्ण दोस्तों लगा है, अर्ध वर्ण अधूरा शब्द, ठीक है, तो वहां पर हमेशा ज्यादातर क्या होता है, वहां पर यण संधि होता है। तो याद रखेंगे इस सवाल में सही उत्तर क्या है, यण संधि। अब बहुत सारा बच्चा ना यहां अ देख लेता है, अ देख के भग गया वृद्धि की तरफ। कहां वृद्धि की तरफ चलेगा भाई? हां, वृद्धि अलग बात है कि अ और औ की जो मात्रा होती है दोस्तों, ये पहचान होता है वृद्धि का। लेकिन अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कहां पर यण, कहां पर वृद्धि। मैं तो आपको फंसाऊंगा ना। आज हमारा कोई पहला लेक्चर तो है नहीं, हमारा 45वां लेक्चर भाई। तो 45वां लेक्चर अगर हमारा चल रहा है तो मैं तो चाहूंगा ना कि आपकी पोजीशन जो अच्छी हो जाए, पहले से स्ट्रांग बने। मैं सवाल भी अच्छे अच्छे लेकर आऊंगा, क्यों ना अच्छा सवाल लाऊं। आगे देखिए, कर सरलार्थी में दोस्तों संधि बताइए। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तब यहां दो शब्द मिलेगा, एक मिलेगा सरल और दूसरा शब्द अर्थी, ठीक है। इसी अर्थी का अ जो है ये आ मात्रा आके जुड़ जाता है तो सरलार्थी हो जाता है। तो मैंने आपको समझाया था, कभी भी आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए या फिर री की मात्रा आ जाए, तो चारों दोस्तों किसका पहचान होता है, दीर्घ स्वर संधि का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कॉपी कलम लेके बैठे हो कि नहीं? बैठो, हकीकत तभी पता चलेगा, अन्यथा नहीं। फिर ऐसे तो आप 45 नहीं 450 क्लास भी देख डालेंगे ना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, विश्वास कीजिए 450 क्लास हिंदी देखने के बाद भी कुछ आपको नहीं मिलेगा। और 45 क्लास भी आपके लिए काफी है, 22 क्लास में भी आपका हिंदी तैयार हो जाता अगर आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो। आप बैठिए, आप फर्क खुद महसूस करेंगे, मेरे बहुत बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको फर्क दिखेगा। करा रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, ये बेइज्जती कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? करा रसिक शिरोमणि, पहले कहा जा रहा रसिक हैं भगवान श्री कृष्ण, शिरोमणि, रसिक शिरोमणि। फिर कहा छलिया, छलिया छल करने वाला, ग्वाला यानी गाय चराने वाला, माखन चोर मुरारी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा कि यहां तारीफ भी हो रहा और जो है उनकी कामना भी के। वस्त्र चोर, अच्छा, रण छोड़, अच्छा, हठीला, अच्छा, मोह रहा गिरधारी। अरे यही सब तो मोह रहा है, ठीक है। यहां पे अलंकार कौन सा दोस्तों, क्या दृष्टांत है? नहीं। विभावना जहां कारण बिना कार्य होता वहां होता है। ब्याज निंदा नहीं, यहां है ब्याज स्तुति अलंकार। कौन सा? ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति में हमेशा आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि लगता बेइज्जती हो रही है, बट ऐसा नहीं। जैसे हमने बताया था आपको, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का स्यू कर देती हो, ठीक है। तो पहले कहा जरा टेढ़ा तो लगेगा बेइज्जती, लेकिन वो दोस्तों उनके लिए दोस्तों स्तुति हो रहा, तो यहां ब्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा, न कि ब्याज निंदा अलंकार। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चला जाए आगे, चलिए। कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी नहीं भैया आपकी, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड तो गाय है। हाँ सर है तो गाय, लेकिन गैया का दो सींग है, ठीक है। थोड़का सा भी हम परेशान करते हैं, सींगे मार देती चलो आ जाओ। कह रहा है आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, गाय। आपकी गर्लफ्रेंड तो गाय है। शब्द शक्ति के आधार पर दोस्तों बताना किसका भेद है। देखिए जब सामान्य वाली बात हो तो अभिधा कहते हैं, और जहां आप उसको गाय और कुछ किसी से तुलना अगर आपने किया तुरंत वो लक्षणा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तुलना करते ही उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, लक्षणा हो जाता है। जब तक तुलना नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही दोस्तों तुलना किया तुरंत लक्षणा हो जाएगा। और व्यंजना दोस्तों कब होगा, जब दोस्तों व्यंग कसा जाएगा। जब क्या होगा दोस्तों, जब व्यंग कसा जाएगा। और यौगिक और योग रूढ़ तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्यों? ये दोस्तों शब्द भेद होता है। क्या होता है दोस्तों, ये हम शब्द भेद के अंतर्गत पढ़ते हैं। यौगिक दो सार्थक शब्दों के योग से बनता है। जैसे विद्या धन आलय, बल के दोनों मिलकर विद्यालय बन गया, एक नया शब्द बन गया।
वहां यौगिक होता है। योग रूढ़ पर्यावाची कहते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट लंबा हो, बड़ा हो, ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका यानी गणेश, तो वहां दोस्तों योग रूढ़ हो जाता है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आगे आइए, करा वैनते, ठीक है, वैनते दोस्तों किसका पर्यायवाची है, करा वायु का, बिल्कुल भी नहीं, कंजूस का, कंजूस को कृपण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंजूस के लिए कृपण शब्द है, वायु के लिए दोस्तों मारुत शब्द होता है, बहुत सारे शब्द हैं, अनिल शब्द होता है, हवा शब्द होता है, समीर शब्द होता है, ऐसे बहुत है, ठीक है, समीर शब्द होता है, बयार शब्द होता है, जब जैसी बहे बयारा, ये सब होता है। गीदड़ बिल्कुल नहीं होगा, सर्प भी नहीं होगा, यहां गरुड़ हो जाएगा, जी हाँ। गरुड़ को दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए इसे हम कहते हैं सर्पारी, सर्पधन अरि, सर्प का शत्रु है ना, सर्पारी। फिर सर्प को कहते हैं उरग, तो कहते हैं उर्गारी, सर्प को कहते हैं पन्नग, तो कहते हैं पन्नगारी। ऐसे सांप के पर्यायवाची में अगर हरि, अरि, अरि माने होता शत्रु, अगर जोड़ दिया तब दोस्तों ये बन जाता है। ऊपर से दोस्तों ये इसे और क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है खगेश, ठीक है, खगों का ईश, मतलब सारे पक्षियों में ये ईश है, ईश्वर समान है, इस वजह से। इसके अलावा कहा जाता है वातने, ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है हरियान, क्या कहा जाता है, हरियान, भगवान विष्णु का यान है। कहा जाता है गरुण की जो चाल है वो मन के वेग का दुगुना है। जैसे आप आंख बंद की अमेरिका आ गया हो, अरे पेरिस दिख रहा हमको, ऐसा होता ना, इसका दोगुना स्पीड दोस्तों गरुड़ का है, तभी तो भगवान विष्णु दोस्तों गरुड़ की सवारी करते हैं, ठीक है। अब देखिए आध्यात्म और धार्मिक चीजों पे आस्था आपकी होगी तो मानेंगे, ठीक है, मानो तो शिव नहीं तो पत्थर, वही वाली हाल है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि हम तो चीजों को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, ठीक है, और आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते, आपको लगेगा ये बेवकूफ बनाने वाली बात। अच्छा, वीडियो कॉल लगा के खट से कनेक्ट हो जाते हो, अमेरिका में बैठा बैठे ऐसे सेकंड में, नैनो सेकंड में कनेक्ट हो जा रहा, वो संभव है, और हम देवी देवता की बात कर रहे हैं तो असंभव हो गया। वाह रे भैया, ये तो बड़ी बेईमानी है भाई। हाँ चलिए आइए देखिए, तो फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गरुड़ जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अरे यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, चलना कहीं तो बताओ। कह रहा यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। इस वाक्य में किस टाइप का है वाक्य, क्या विस्मयवाचक है? विस्मय दोस्तों तब होता जब यहां पर आश्चर्य का भाव होता है। जब भाव कैसा होता दोस्तों, जब आश्चर्य का दोस्तों भाव होता तब न विस्मय होता। अभी कहां विस्मय है, आज्ञा भी नहीं, किसी तरह की आज्ञा भी नहीं करी। ये संकेत है, यदि तुम चलो, इशारा किया जा रहा है, संकेत है, यदि तुम चलो तो हम भी चलें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है, बड़ा प्यारा सा वाक्य है दोस्तों, इसको समझिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, लेकिन आप जानिए। कह रहा अशुद्ध विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ दोस्तों आपको चुनना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, उस वाले चैप्टर सवाल दे रहा हूं, पढ़िए कि क्या सही और क्या गलत है। कर जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जिसको बाहरी संसार का ज्ञान न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलोकज्ञ। क्या यह सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, परेशान ना होइए। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अदित्यका, और नीचे की जो होती है उसे कहते हैं उपत्यका। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में दोस्तों अदित्यका लिखा है, अगर दोस्तों ये नीचे की भूमि होती ना तब उसे कहते हैं उपत्यका। बड़ा उल्टा सा नाम दे दिया ना, इसी को ससुरा सब उल्टा बना दिए होते, ऊ से ऊपर ऊ से उपत्यका, तो कितना बढ़िया रहता, लेकिन नहीं बना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ऊ से ऊपर ऊ से उपत्यका आपको कतई नहीं करना भैया, ना 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 ना, इसको करना ही नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो उत्तर गलत, खट। तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले के साथ अदित्यका की जोड़ी बनाइए, नीचे के साथ आप उपत्यका की जोड़ी बनाइए, ठीक है। कह रहा उपकार के प्रति किया गया, उपकार प्रति मतलब बदले, उपकार के बदले जो उपकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्युपकार। क्या कहते हैं? प्रत्युपकार। क्या यह सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहा दोपहर के बाद का समय किस क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। बताइए सही लिखा हुआ, आप सोचिए। दे का दाहिना भाग, क्या सर दे का दाहिना भाग अपशब्द कहा जाता? पहली बार सुन रहे हैं। अरे आपको आपसे ज्यादा मैं जानता हूं, बताइए पहली बार सुन रहे हैं ना, ईमानदारी से बताइए, कसम से विश्वास दिलाइए। कौन कौन बच्चा आज तक इस सवाल को सुना था, मुझे कमेंट करके बताए। जिसने सुना था, जिसने नहीं सुना था उसे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं मान लूंगा कि जितना व्यूज जा रहा है किसी ने नहीं सुना, लेकिन जिसने सुना वो बताए। अपसभ्य, आपने सब्यसाची सुना होगा, बाएं हाथ से काम करने वाला। सब्यसाची अर्जुन को भी कहा जाता है, जो बाएं हाथ से काम किया जाता है। हमारे बिहार में उसे ढेबारा कहते हैं, वो क्या कहते हैं?
डेबरा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पूर्वान्न जो शब्द है दोस्तों ये गलत है। पूर्वान्न दोस्तों ये दोपहर के पहले का समय होता है। दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है दोस्तों? ये पूर्वान्न कहलाता है। यहां आपका उत्तर होगा अपराह्न। क्या होगा? अपराह्न हो जाएगा, ये जवाब होना चाहिए। तो जो मिस्टेक है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने क्या उत्तर सिलेक्ट किया ये जरा आप देखिए, ठीक है। और आगे देखिए, कह रहा रोला और उल्लाला, ये सवाल कर दिया ना, या भैया पूरा छंद खत्म। छंद में जो सबसे डिफिकल्ट है, मैंने कहा लाओ आज एक ऐसा सवाल बनाते हैं ना कि पूरा एकदम छंद का निचोड़ काढ़ा बना के पिला देते हैं आपको, ठीक है। सुनिए क्या लिखा है, करा रोला और उल्लाला अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो देखिए आपको जो यहां से, अब देखिए फार्मूला क्या होता है पहले आप समझिए। जैसे यहां लिखा है रोला, तो रोला में से दोस्तों ये ल को हटा दीजिए। उल्लाला, उल्लाला में से भी दोस्तों ल को हटा दीजिए। उल्लाला, ठीक है, उल्लाला में से भी। तो ये दोस्तों ल और ल, तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि यहां ल जो है दोस्तों ये 2 बार आ रहा है, कह सकते हैं ना, दोनों में ल आ रहा है। उसी तरह जब 2 बार दोस्तों प आ जाए जहां पे, वही इसका जवाब होगा। तो यहां छप्पय आपका जवाब होगा। पहले आप उत्तर निकालना सीखिए। और रोला और क्या क्या दिया दोस्तों? रोला और उल्लाला अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? छप्पय बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, जो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, पहली बात, ठीक है। अब बात आता है कि सर जो छप्पय है ये अच्छा, ये शुरू से पढ़ लेते हैं एक एक करके। जैसे कुंडलिया दे दिया, ठीक है। सर कुंडलिया किससे बनता है? अलग पेन से लिखूं क्या मैं? ठीक है, कुंडलिया दोस्तों याद रखेगा, कुंडलिया जो है यह रोला और दोहा से बनता है। किससे बनता है? रोला और दोहा से। इसी के नीचे दोस्तों छोटा सा मैं लिख देता हूं कि रोला में मात्रा कितना होता है। रोला में 11-13 मात्रा होता है, दोहा में 13-11 मात्रा होता है, ठीक है। ये मैं मात्रा भी यहां नोट कर दिया। इतनी सी बात दोस्तों आप जो है ध्यान रखेंगे। ये इसके नीचे इससे लिख दे रहा हूं, समझ में आ गया। इसी तरह से दोस्तों क्या दे दिया अगला सवाल? अगला सवाल दोस्तों सवैया दे दिया। सवैया में खाली मात्रा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सवैया और बरवे में लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे दोस्तों बरवे पूछता, बरवे, तो बरवे में याद रखिएगा 12 और 7 होता है, ठीक है। मात्राएं जो होती हैं वो 12 और 7 के यति पर होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सवैया पढ़ते हैं, बरवे और सवैया, पता नहीं क्यों आप हमेशा कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप सवैया पढ़ते हैं तो इसमें याद रखेगा दोस्तों, इसमें 22 से 26 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 22 से 26 वर्ड होते हैं। यह तथ्य दोस्तों आपको यहां याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप और आगे आइए। अगला पॉइंट देख रहे हैं कवित्व। जल्दी से बताइए कवित्व में क्या होता है? कवित्व, जी हां, तो कवित्व जो होता है दोस्तों इसमें 16 और 15 होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें 16 और 15 पर दोस्तों यति देखने को मिलता है। कितना? 16 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 15 दूना 30 और एक और ले लेंगे तो 31 हो जाएगा। यहां 16-15 पर यति होता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों जब उल्लाला में आएंगे तो यहां 15 और 13 पर यति पाई जाती है। कितना दोस्तों? 15-13 पर यहां यति होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों अपने छप्पय में। आपने कहा सर छप्पय में क्या क्या होता है? एक रोला होता है और एक सर दोस्तों उल्लाला होता है। रोला और उल्लाला, ठीक है। रोला में दोस्तों आपने क्या पढ़ा है कि रोला और सोठा में मात्रा एक जैसी होती है। सोठा में भी दोस्तों 11-13 पे होता है, रोला में भी 11-13 होता है। लेकिन दोस्तों जो उल्लाला होता है, उल्लाला में आपने 15-13 पढ़ा, ठीक है। 15-13 पढ़ा, ठीक है। उल्लाला में अभी बताया ना 15-13। तो इस तरह से दोस्तों छप्पय के केस में याद रखेगा। इतनी बात अगर आपको पता है तो जानिए पूरा आपने निचोड़ पढ़ लिया। इसको एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बढ़िया से। चलिए और आगे आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है, पढ़िए कि चेहरे की हवाइयां उड़ना। यह मुहावरा है दोस्तों, चेहरे की हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ आपको बताना है। पहला पॉइंट दे रहा है दोस्तों तेजी से चलना, बिल्कुल भी नहीं। पहले पढ़ लीजिए, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना या संशय में होना, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा घबरा जाना। जब आपके चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, जैसे मान लीजिए कोई चोर चोरी किया, अगर वो पकड़ा गया और पुलिस दोस्तों उससे सवाल करना शुरू की तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और इसी से पता चल जाता है कि हाँ यही व्यक्ति चोर है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, घबरा जाना यहां पर क्या हो जाएगा? आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे आइए, करा सिर सहलाए भेजा खाए। बहुत ध्यान से पढ़िए, सिर सहलाए भेजा खाए, इसका अर्थ दोस्तों क्या? एक तरह की लोकोक्ति है। करा कि एकदम निकट आकर शोरगुल करना, अच्छा। करा किसी के सिर पर सवार हो जाना, अच्छा। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, अच्छा। चापलूसों के कहने को
करना, जो चापलूस कहते हैं वही करना, या चोर चोर मौसेरे भाई। तो दोस्तों देखिए, जब कभी कोई व्यक्ति मुंह में राम बगल में छुरी रखता है, यानी एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ आपका ही गला काटने के लिए वो रेडी रहता है, उसी के लिए आता है। ठीक है, ये लोकोक्ति यूज होती है, सिर सहलाए भेजा खाए, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेगा, ऐसे व्यक्ति से सावधान होना चाहिए। मुंह में राम, मुंह में राम, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, बगल में छुरी, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, यानी दिखता कुछ और, व्यक्ति है कुछ और। ठीक है, तो धोखा कभी भी दे सकता है, तो याद रखेगा। ठीक है, ये आपका जवाब होगा। करा अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी। देखिए कहानी है, थोड़ा सा आप समझिएगा, ब्रज की जो गोपियां हैं, जब वहां से भगवान श्री कृष्ण चले गए ना, तो दोस्तों सारी गोपियां उनके दर्शन को प्यासी हैं, उनके नयन प्यासे हैं। आँखियां हरि दर्शन को भूखी। ठीक है, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। तो इस वजह से दोस्तों यहां श्रृंगार रस हो जाएगा। और श्रृंगार में भी देखिए दो होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। तो यह दोस्तों वियोग को दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है? वियोग को। यहां जवाब आपका क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? अगर अस्थाई भाव की बात करेंगे तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है, रति। ठीक है, अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? रति होता है। भक्ति रस में तो भागवत विषय कहा जाता है और बाकी सब तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, हिंदी को लेकर के परेशान मत होइए। पैसा मायने नहीं रखता है, समय मायने रखता है, क्लास की क्वालिटी मायने रखती है। आप ये क्लास देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप हमारे साथ एक बार मौका देकर देखिए, मैं चाहता हूं तो पूरा बीपीएससी का कोर्स बनाता, लेकिन मैंने सिर्फ हिंदी का कोर्स बनाया। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? रीजन सिर्फ एक है, नितिन सर जहां जहां बेस्ट करना जानते हैं ना, सिर्फ वही काम करते हैं। मैं सब काम नहीं करना जानता। देखिए हमारा ये बैच है ना, सुपर सेलिंग बैच है हिंदी का, कंप्लीट हिंदी जिसको पढ़ना है, हमारा सुपर सेलिंग बैच है। एक बार आप हिंदी पढ़ो, भारत का कोई भी एग्जाम दो। ऐसा फीचर आपके वाले बैच में भी है, जो बच्चा बीपीएससी लिया उसे लेने की जरूरत कतई नहीं है, यहीं से आपका काम चल जाएगा। इससे भी फीचर है। उसी तरह से दोस्तों हमारे पास नेट जेआरएफ का बैच है, अपने आप में अल्टीमेट बैच है। हमारे पास आरओ एआरओ का बैच है, ये कंप्लीट जीएस का बैच है। लेकिन अब सोचिए, दूसरा मास्टर होता है इसका जीएस का पूरा पार्ट निकालकर इसमें घुसेड़ देता, लगा देता, का बेच देता उठाकर। अपने को ये सब नहीं करना है। जो समीक्षा अधिकारी की क्लास है वो समीक्षा अधिकारी क्लास है, जो बीपीएससी क्लास वो बीपीएससी क्लास है। आपको क्वालिटी देखना, आप एक मौका दीजिए, आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट में आकर सिर्फ ट्रेलर भर देख लीजिए। आपको लगेगा खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, ना, ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के कंप्लीट करेंगे, उसके पहले मैं आपको दूसरा बैच दे दूंगा। ठीक है, और कमाल की क्लास चल रही भाई। आप डेमो तो देखो, डेमो मैंने फ्री में दे रखा है। भारत का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने ऑनलाइन क्लास का डेमो नहीं देता है। तो भैया हिम्मत चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्योंकि बच्चा देखेगा, जज कर लेगा, तुरंत डिसाइड कर लेगा कि लेना है कि नहीं लेना है। क्वालिटी होगी भैया तभी बच्चा लेगा। ठीक है, मैं कोई आपके ऊपर प्रेशर बनाता हूं नहीं ना, आपको आराम से कहता हूं डेमो। और बताओ कहीं डेमो मिलता है आपको? आप आओ हमारे पास, डेमो देखो, अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन करो, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं। आप मेरे कहने से एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन है, ये जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं ना, आप सोचेंगे कि यार गजब का हिस्ट्री है, गजब की कहानी, ऐसी कहानी जो आज तक आपने सुना ही नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए मुद्दे की बात करते हैं। करा घोष वर्ड दोस्तों कौन सा? नहीं। अरे बाप रे बाप, कहा नहीं है? देखिए पहले समझिए, घोष कोई दोस्तों सघोष भी कहते हैं। घोष और सघोष का एक ही मतलब होता है, अलग अलग नहीं होता है। हाँ, अघोष लिखे तब उसका मतलब अलग हो जाता है। करा कौन सा घोष वर्ड नहीं है? करा जो तीसरा वर्ड होता है और जो चौथा वर्ड होता है प्लस जो पंचम वर्ड होता है वो भी, ठीक है, ये सब दोस्तों घोष होते हैं। चाहे तीसरा दे दे, चाहे चौथा दे दे, चाहे पांचवा दे दे, ये घोष होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं, अ आ ई उ ऊ ए ओ औ, ठीक है, ये सब दोस्तों क्या होते हैं? सब के सब स्वर भी दोस्तों क्या होते हैं? घोष ही होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ, हाँ, सभी के सभी अंतस्थ वर्ड जो य, र, ल और व, ठीक है, ये भी क्या होते हैं दोस्तों? यह भी आपके घोष होते हैं। लेकिन उष्ण वर्ड दोस्तों ये घोष नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे उष्ण वर्ड ये घोष नहीं है। और एक चीज और बता दूं, इसके साथ साथ दोस्तों याद रखेगा ह भी दोस्तों घोष वर्ड है। ठीक है,
ह को भी दोस्तों घोष वर्ण माना जाता है, जबकि इसका जो पटीदार थे ना स ख स ह, ठीक है, श और एक खटकोड़ वाला स और एक बड़ा वाला स, ठीक है, ये जो तीनों हैं दोस्तों, ये ह भी तो आता है इसमें, लेकिन दोस्तों ये तीनों नहीं आते, ये घोष में नहीं आते हैं, ये घोष वर्ण में नहीं आते हैं, जबकि ह आता है। इसे अलग से नोट करिएगा, बहुत बवाली सवाल है, परीक्षा में आएगा ना तो आपकी हालत खराब कर देगा, क्योंकि बच्चा अलग अलग पढ़ता है, यार अलग एक साथ पढ़ता है, सकस एक साथ पढ़ता है, वो ह भूल जाता है निकालना। इसको निकाल के अलग पेटी में रखिएगा। फिलहाल उष्ण वर्ण जितने हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, अंतस तो है ना भैया, मैं गलत थोड़े बोल रहा हूं। क्या यार अलावा घोष वर्ण है कि नहीं? यस है, बात खत्म। क्या उष्ण वर्ण है? सभी उष्ण नहीं, खाली एक उष्ण वर्ण ऐसा है जो घोष में आता, वो है ह। बाकी स ये जो तीनों हैं ये नहीं आते हैं। इस तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर ई जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना दोस्तों अरबी भाषा का शब्द कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। करा अमीर आदमी, अजीब औरत, बेवड़ा औलाद बड़ा अच्छा दिया है बेवड़ा। ये जो बेवड़ा शब्द है दोस्तों, बेवड़ा याद रखेगा, ये देशज शब्द है। ये क्या दोस्तों? यह देशज शब्द है। बाकी जितना दिया वो सब तो है यहाँ पे अरबी शब्द, लेकिन ये देशज है। आगे देखिए, करा अमीर आदमी, आज के बाद याद रखना, अमीर शब्द, आदमी शब्द, अजीब शब्द, औरत शब्द, ये चारों के चारों दोस्तों क्या हैं? आपके अरबी शब्द हैं। लेकिन पादरी जो शब्द दिया दोस्तों, ये पादरी, प से पादरी, प से पुर्तगाली शब्द है। क्या दोस्तों? पुर्तगाली शब्द है। तो यह भी दोस्तों आपका गलत जवाब हो जाएगा। और ढूंढिए दोस्तों, करा कि अमीर आदमी, अजीब औरत, लफंगा औलाद। ये लफंगा दोस्तों किस भाषा का शब्द है? लफंगा दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। तो यह भी दोस्तों गलत जवाब बन गया। और आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, करा अमीर आदमी, अजीब औरत, बेरहम औलाद। बेरहम दोस्तों किस भाषा का शब्द है? बेरहम दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। अब आखिरी में दोस्तों केवल एक ही जवाब बचा, वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अमीर आदमी, अजीब औरत, चारे हो गया। और पांचवा लिखिएगा खराब औलाद। ठीक है, खराब औलाद। खराब भी दोस्तों किस भाषा का शब्द? अरबी शब्द है। इस प्रकार इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही जवाब है। यही दोस्तों अरबी शब्द है, इसमें सारा जो दिया है सब अरबी में आ जाएगा। इस प्रकार ये आपका जवाब होगा। बाकी क्यों नहीं है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए, करा तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य कथन जो है वो बताइए। ठीक है, जो तत्सम तद्भव की दृष्टि से पहले तत्सम बाद वाला तद्भव होना चाहिए। करा कुब्ज का कुबड़ा होता है, कुबड़ा होता है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। छत्र का छाता होता है, चंद्रिका का चांदनी होता है, दिवाली का दीपावली नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, याद देंगे जो दीपावली शब्द है ये दोस्तों तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। और जो हम लोग दिवाली शब्द लिखते हैं ये हमारा क्या दोस्तों? ये हमारा तद्भव शब्द है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो यही मिस्टेक है। बाकी जीर्ण को झीना कहते हैं, ये अपने आप में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आगे आ जाइए, कह रहा है कि यहाँ पर तद्भव तत्सम बताना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले तद्भव है बाद में तत्सम है, यहाँ उल्टा था। ठीक है, यहाँ तत्सम इधर था दोस्तों और तद्भव इधर था। ठीक है, यही अंतर था। अब यहाँ पहचाने, करा दई का देव होता है, दई शब्द तद्भव है, देव शब्द तत्सम है। क्या देव को ही दई कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है, कांतारा में सुना नहीं दई, हाँ वही। ठीक है, करा दौहित्र को दोहिता कहते हैं, यह भी सही है। पौष को पूष कहते हैं, आप बताइए, सब हम ही बता देंगे क्या? पड़ोसी को प्रतिवेशमिक कहते हैं और नाई को नापित कहते हैं, सब सही लिखा दोस्तों। जो मैटर है वो दोस्तों कहां पर है? याद रखिएगा, जो पौष शब्द है ना, पौष, ठीक है, ये पौष शब्द दोस्तों तत्सम है। ठीक है, और जो पूष शब्द दे दिया, पूष, ठीक है, ये शब्द दोस्तों तद्भव है। तो यहां पर दोस्तों ये वाला उल्टा कर दिया, तो इस वजह से दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इस और आपको ढूंढना भी तो ये, आपको असत्य वाला ढूंढना है, तो याद रखेगा यहां सी वाला का जो है पॉइंट ये असत्य है। कर अ उपसर्ग से बने शब्द बताइए, जो अ उपसर्ग से बनता है। करा उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों? यह हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, जहां शुरुआत में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे यहां लिखा अनीति, तो अ धन नीति बराबर क्या हो जाएगा? अनीति। यहां पर अ उपसर्ग है। आगमन में तो दोस्तों आ उपसर्ग हो जाता है, आ धन गमन हो जाता है, तो आपको आ तो चाहिए नहीं, आपको तो अ चाहिए। अत्यंत में दोस्तों अति धन अंत हो जाता है, यहां पे तो अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति धन अंत हो जाता है।
अनुज दोस्तों क्या है, ये पहले से मूल शब्द है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, अनुज में पूरा मूल शब्द है। अतिशय में दोस्तों याद रखेगा अति शब्द होता है, यहां पे अतिशय में अति शब्द हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है उपसर्ग। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि एक ही जगह दोस्तों अ उपसर्ग है और वो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। इस तरह से इसे आपने पहचाना। आगे देखिए, करा प्यासा में प्रत्यय कौन सा है, और आपको पता है दोस्तों कि प्रत्यय जो होता है ये हमेशा शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। अब परीक्षा के टाइम ना इस सवाल में आपकी अंतरात्मा जागृत होती है। अंतरात्मा क्या कहती है मैं आपको समझाता हूं। अंतरात्मा कहती है, हे भैया मूल शब्द ना होता है प्यास। क्या होता है? प्यास। और प्यास में हम कहा जोड़ दें कि प्यासा हो जाए, तो दिमाग देखिए कितने तरह का दिमाग, एक दिमाग कहते हैं भैया अ जोड़ दे अ, दूसरा का कहता है आ जोड़ दे। अब यही परेशान आपका दिमाग दोनों कहता अ जोड़े कि आ जोड़े, तो आपको ही पता है कि आसा नहीं होगा, पी नहीं होगा, सा भी नहीं होगा, आपको पता अ में से जवाब होगा, लेकिन आप सोचते हैं अ की मात्रा तो खाली कम है तो अ कर देते हैं। जैसे आप अ करते हैं मामला गड़बड़ हो जाता है। याद रखेगा आ होगा अ नहीं होगा। अरे आ की मात्रा की कमी है, अ की मात्रा की कमी नहीं है, समझ रहे हैं? तो मात्रा क्या होगा? यहां आ होगा। प्यासा में आ होगा अ नहीं। ऐसा परिकल्पनाएं परीक्षा के टाइम चलती हैं, थोड़ा सा आप अपने मन को रोक कर रखा करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, यहां वाक्य की क्रमबद्धता आपको जो है सेट करना है, तो आइए पढ़ते हैं पहले, ठीक है। पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों? कर हालांकि यह शुरुआत में असंभव लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी योजना को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया। अंततः उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और समाज के लिए प्रेरणा बन गई। देखिए अंततः वाला मामला तो एकदम लास्ट में आएगा, जहां तक मुझे लगता है। एक युवा लड़की ने अपने गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का सपना देखा। वह उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने लगी। तो मुझे लगता है जो पहले आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए पॉइंट नंबर 4, कि सबसे पहले एक युवा लड़की है जो क्या करे दोस्तों, अपने गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दोस्तों ये सपना देख रही है, ठीक है। हालांकि यह शुरुआत में उसे असंभव लग रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानी, ठीक है। सपना देखी तो शुरुआत में वो डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानी, वो लगी रही, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसने अपनी योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो पहले देखिए मैंने किया, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया और 3 नंबर इसको दिया। चौथे नंबर में मैंने क्या किया दोस्तों, करा कि उसके बाद वह उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसके बाद उसने प्रशिक्षण दिया, और प्रशिक्षण के बाद उसने अपने लक्ष्य को पा लिया। तो यहां 4 1 2 5 3 आप ढूंढ लीजिए, 2 5 3 2 5 3 2 5 3 4 1 2 5 3, ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है और ये सही जवाब है। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में ना मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो एक बच्चे ने बड़ा बढ़िया कमेंट लिखा और उस बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हाथ जोड़कर, ठीक है, कि बहुत अच्छा आपने कहा। बच्चे ने कहा सर जब आप गद्यांश बनाइए ना, तो गद्यांश आप हिस्ट्री के किसी टॉपिक से बनाइए, किसी विषय के किसी टॉपिक से बनाइए, ताकि उसके साथ साथ हमारा स्टैटिक जीके कवर हो जाए। हमने कहा बड़ा दिमागदार बच्चा है, लेकिन फिर मैं भी सोचा कि हाँ, हम ऐसे ऊटपटांग गद्यांश करते हैं, अगर हम कोई ऐसा गद्यांश लेकर आए जिससे आपके 2 4 5 सवाल तैयार हो जाएंगे हिस्ट्री के, तो इसमें बुरा क्या है, हमारा गद्यांश का भी काम हो जाएगा और आपका कुछ प्रश्न भी तैयार हो जाएगा डेली। हाँ, मैं गलत कर रहा हूं? 5 5 सवाल भी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। अब तक अगर हम पढ़े होते तो 40 लेक्चर में 5 के हिसाब से 4 5 भी 200 सवाल हम लोग तो अपने विषय का कवर कर लिए होते हैं। हाँ, हमने कहा ये बड़ा अच्छा प्लान दिया, हमने तुरंत लगाया। हमने कहा लाओ बिहार की कहानी पढ़ रहे हैं तो कम से कम चंपारण आंदोलन शुरुआत करते हैं, तो हमने चंपारण आंदोलन की कहानी लगा दी, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे मामला क्या है। कह रहा चंपारण आंदोलन यह किस वर्ष शुरू हुआ, ये आपको यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा चंपारण आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में दोस्तों शुरू हुआ था, ठीक है। तो पहला उत्तर आपको मिल गया ना कि 1917 में दोस्तों यह चंपारण आंदोलन हुआ था। परीक्षा में बार बार यह सवाल बनता रहता है, ठीक है। आइए और आगे ले चलता हूं। करा किसान कि अच्छा किस जगह पर दोस्तों 1917 में यह कहां पर हुआ था दोस्तों, तो चंपारण जो जगह है दोस्तों ये आपके बिहार राज्य में है, ठीक है। उस राज्य में दोस्तों आंदोलन हुआ था, ये आप याद रखेंगे। करा किसान किस फसल को उगाने के लिए बाध्य थे। ये चंपारण आंदोलन क्यों किया गया, तो आइए यहां पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ,
जब महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को देखा। और कैसे देखा दोस्तों, तो मैं बताऊं, एक व्यक्ति थे दोस्तों रामचंद्र शुक्ला, ठीक है, क्या नाम था, यही नाम था ना भाई, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, हालांकि यही नाम था जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है, तो याद रखेगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ गलत बोल तो नहीं रहा हूं, ठीक है, चलिए भी देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थे दोस्तों, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि गांधी जी आप आइए, यहाँ पे तीन कठिया पद्धति, कौन सी पद्धति, तीन कठिया पद्धति से अंग्रेज जबरदस्ती जबरन जो है नील की खेती करवा रहे हैं, ठीक है, नील की खेती दोस्तों करवा रहे थे। अच्छा, क्या दिक्कत थी, लोग नील की खेती करना क्यों नहीं चाह रहे थे, ठीक है, तो लोग नील की खेती दोस्तों इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि नील की खेती करने से जो जमीन होती थी वो बंजर हो जाती थी, खराब हो जाती थी, ठीक है, तो लोगों को भय रहता था और मुआवजा भी, लोगों को प्रॉफिट भी नहीं मिलता था। और अंग्रेज दोस्तों जबरदस्ती तीन कठिया पद्धति मतलब जमीन के 3/20 हिस्से पर, कितना, जमीन का, जैसे एक बीघा में दोस्तों 20 बिस्सा होता ना, तो 3 बिस्सा दोस्तों आपको खेती करनी थी, नील की खेती जरूरी था, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों होता है, तो यहां नील की खेती नील को जबरदस्ती जो उगाया जा रहा था उसी के लिए दोस्तों महात्मा गांधी जी आए थे और दुर्दशा देकर दोस्तों उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू किया, मामला था, समझ में आ गया ना। तो यही सारी बात, तो इस तरह से अगर हम स्टैटिक जीके भी कवर करते चलो तो बढ़िया हो जाएगा। याद है यार, रामचंद्र नहीं, हम कह रहे हैं हम हिंदी पढ़ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ लिख रहे हैं, बार बार नहीं आपसे बोल रहा हूं, इनका नाम था राजकुमार शुक्ला ना, हाँ ये नाम राजकुमार शुक्ला, देखिए भूलता नहीं भाई, हिंदी में चल रहा है ना, तो बताइए रामचंद्र शुक्ला न याद आएंगे तो कौन याद आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें। फिलहाल जो आपका जवाब है ये नील की खेती को लेकर के। अगला सवाल लेके करा, चंपारण आंदोलन ने किस अवधारणा को दोस्तों जन्म दिया, करा सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया, नहीं, यहीं से दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों शुरू किया था। पहली बार जो भारत में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया वो यहीं से स्टार्ट किया गया था, तो इसे आप याद रखेंगे। करा, अंग्रेजों ने किसानों को अपनी जमीन पर जबरन नील उगाने के लिए बाध्य किया था और अत्यधिक कर भी लगाए थे। किसानों को इन परिस्थितियों में भयंकर गरीबी और अत्याचार सहना पड़ा। गांधी जी ने किसानों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन ने सत्याग्रह की अवधारणा को जन्म दिया जिसमें सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध किया गया, ठीक है। इस तरह से आपका जवाब क्या हो गया, सत्याग्रह दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। करा, गांधी जी ने चंपारण के किस पर दोस्तों विशेष ध्यान दिया, करा उद्योग और व्यापार पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, राजनीति और कानून पर, कला और साहित्य पर, या धर्म और संस्कृति पर, ठीक है। वैसे वो तो आए थे दोस्तों, तो अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों जो जबरन थोपा गया था नियम, ये उसके विरोध में आए थे, लेकिन और पढ़ लेते हैं यहां पे हम क्या दिया है, ठीक है। चलिए, हालांकि इन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से दोस्तों अन्याय का विरोध किया। चंपारण में गांधी जी ने न केवल किसानों की समस्याओं को उजागर किया बल्कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दोस्तों ध्यान दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसा कि गद्यांश में लिखा है, आपको उसी अनुरूप दोस्तों जवाब देना पड़ता है, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करा, चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आइए यहां पढ़ते हैं पहले, फिर उद्देश्य देखते हैं। करा, यह आंदोलन न केवल किसानों के लिए राहत का कारण बना बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व की शुरुआत का प्रतीक भी बना। चंपारण आंदोलन ने यह सिखाया कि सामूहिक शक्ति और अहिंसा के माध्यम से किसी भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। अगर हम एक साथ एकजुट खड़े हों तो किसी भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। करा, अंग्रेजों को हटाना उद्देश्य था या किसानों को उनका अधिकार दिलाना, यही उद्देश्य था दोस्तों। कर प्रणाली में बदलाव नहीं, भारतीय राजनीति सुधारना नहीं, और गांधी जी फेमस नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। ये सब दोस्तों आप याद रखेगा। यहीं पर दोस्तों 2-3 लोग और नाम याद रखेगा। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों यहीं पे जो है शामिल होते हैं। यहीं पे दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह जी का नाम आता है, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। ये लोग दोस्तों महात्मा गांधी का दोस्तों यहाँ साथ देने वाले लोग हैं, ठीक है, और बिहार की धरती के दोस्तों प्रसिद्ध नेता लोग हैं, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो 1917 में दोस्तों चंपारण आंदोलन हुआ था, ये आप याद रखेंगे। देखिए, कई बार आपको लगता होगा सर हिंदी तो आपकी कृपा से ठीक ठाक हो जाएगी, हम बैच लेकर देख भी लेंगे, लेकिन दोस्तों अन्य विषय का क्या करें। अन्य विषय के लिए तो मैंने बहुत अच्छा क्लास दिया हुआ, ठीक है, और पूरी तरह से निःशुल्क क्लास, वो भी कितना दोस्तों 400 से अधिक क्लास दोस्तों आपको फ्री में पढ़ाया गया। मैं एक बार डिटेल दे दूं,
जैसे कि 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक अगर क्लास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास दोस्तों आपका बढ़िया से कवर हो जाएगा। उसी तरह 46 से 91 में मिडावल कवर हो जाएगा, 92 से 150 में मॉडर्न कवर हो जाएगा, 151 से लेकर 230 आपने पढ़ा तो पॉलिटी कवर हो जाएगा, 231 से 330 तक पढ़ा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, 331 से 416 तक पढ़ा, अभी चल रही क्लास 86 लेक्चर दोस्तों मैं दे चुका हूं इंडियन ज्योग्राफी में, बट अभी समाप्त नहीं हुआ, ये क्लास अभी चल रही। देखिए लिखा हुआ है कि क्लास क्या हो रही है, ये चल रही क्लास, ठीक है। तो आप आइए ज्वाइन कीजिए, बहुत जल्द दोस्तों आपका ज्योग्राफी समाप्त होने वाला है, फिर हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एक एक विषय कंप्लीट भी होता जा रहा है। और इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ जो है वो मैंने बैच में प्रोवाइड कर दिया है। तो जो बच्चा बैच लेगा, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं, बहुत कम प्राइस में बैच लॉन्च किया गया है, जो भी बच्चा बैच परचेज किया करेगा वो दोस्तों एकदम लास्ट में को फोल्डर बना दिया गया, वहां पे दोस्तों सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे और सारे जो है पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिए गए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।